वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जिस तरह के मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि टुडे स्टोरी में आज हमने डिस्कस करना है फिरदौस आशिक अवान साहिबा को क्यों निकाला। जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के निकल जाने के बाद अब ये जो एकदम से ब्लास्ट हुआ कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो उनकी वजारत से बरतरफ कर दिया गया और उनकी मुआवनत जो पहले चल रही थी उस हवाले से जो है एकदम से उनके ऊपर भी बिजली गिरी। उन्हें भी मालूम नहीं था कि उनके साथ जो है वो ये होने वाला है। अच्छा, अब ये कुछ चहमगोइयां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान पर काफ़ी अरसे से जो है वो ये मामला जो है वो चल रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कुछ जगहों से खबर उड़ती उड़ती ये भी आई है कि फिरदौस आशिक अवान को क्यों निकाला, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान साहब, उनके साथ उनकी कोई एक दो दिन पहले जो है वो काफ़ी लड़ाई हुई थी, काफ़ी जो है वो तू मैं पे जो है वो बात आ गई थी, जिसकी वजह से जो है उनको ये इस तरह डी नोटिफाई किया गया। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना है कि मुझे पर्सनल जो है वो मामलात की बिना पर जो है वो निकाला गया। अब अंदर की कहानी अगर देखें तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के खिलाफ जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि 8 से 9 मुलाजिम उन्होंने अपने घर में जो रखे हुए थे, उसका जो उनकी जो थी तनख्वाहें वो भी जो है वो हुकूमत की जो है वो इंतजामात के हवाले से जो वहाँ से जो जाती थी, हुकूमत से ही लेती थी। फिर 3 गाड़ियाँ थी जिनमें से अगर वो इस्लामाबाद जाती थी, इस्लामाबाद से आगे उन्हें कहीं जाना होता था तो वो फिर वो गाड़ी इस्तेमाल करती थी, उसके लिए अलग गाड़ी होती थी पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए या उससे आगे जो है वो सफ़र करने के लिए। तो इन सब इख्तियारात का नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में जो है वो उनको बरतरफ जो है वो किया गया। और दूसरे मीडिया के हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयाँ सामने आई कि वो बड़े बड़े एंकर्स, एनालिस्ट और दूसरे लोगों के साथ भी उनके रवैया जो है वो कुछ अच्छा नहीं था। ये सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद जो है वज़ीर आज़म का ये बड़ा फैसला सामने आया कि उन्होंने फिरदौस आशिक अवान को जो है वो इस ओहदे से हटाकर शबली फराज साहब को इस ओहदे पर जो है वो लगाया। और मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ी चेंजिंग है। अब ये एक बड़ा चेंज जो आया है, इसके बाद जो है वो किस तरह आगे सारा सिनेरियो चलेगा और इसके पीछे रीज़न क्या है, ये तो वो खबरें हो गई जो हम तक हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए क्यों ना हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लें, सुमेरा साही साहिबा से, कि वो हमें ये बता दें कि वाकई सच्चाई ये है या फिर कुछ और मामलात भी चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको रमज़ान के रोज़े भी और रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पे इस वक्त डिस्टर्ब करते हुए भी जो है वो परेशानी होती है। लेकिन ये बताइएगा, ये जो एकदम से हालात और मामलात हुए हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से, इस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं तो ये कहूँगी कोई भी मामला एकदम से नहीं होता, वो उसके पीछे बड़ी देर से कोई चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, उसके बाद वो जाके खत्म होता है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब पे ये प्रेशर बहुत था कि ये पार्टी फेस नहीं है। सही, ठीक है, सही, ये सही। सबसे ज्यादा वर्कर्स भी उनसे नाराज थे, हाँ, दूसरे लोग भी सुनने में आया। जी, बहुत ज्यादा उनके ऊपर ये प्रेशर था कि पार्टी फेस नहीं है आप, और ऊपर से ये जीती हुई भी नहीं है, आपने इनको क्यों लगाया हुआ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा चल रहा था। दूसरी वो आई थी दूसरी पार्टी से, जैसा वहां का दूसरी पार्टी का रवैया है कि भाई अगर आप हुकूमत में आ गए हैं तो पैसे बनाने हैं, अपने आप को सेटल करना है, उनका वही माइंड था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो अंदर की, वो ना मीडिया को वैसे सेटिस्फाई नहीं कर सकी। इस बात की वजह से इमरान खान को बहुत गुस्सा था उनपे, और उनको गुस्सा आ रहा था कि ये मीडिया को वैसे फेस नहीं कर रही जैसे करना चाहिए, और या वैसे उनको नहीं चला रही जैसे, क्योंकि वजीर इत्तलात थी, वैसे सेटिस्फाइड मीडिया को नहीं कर रही थी। फिर मीडिया के साथ मीडिया को सेटिस्फाइड करने की क्या बात है, मीडिया की तो वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी ना। जी, वही ना, मीडिया उनसे नाराज था, वो मीडिया को साथ अच्छा उनका रवैया नहीं था। वो बहुत अजीब अजीब बातें करती थी, कुछ उनकी वीडियोस ऐसी लीक हुई हैं जो देख के बंदा कहते हैं ये इतने ओहदे पे ये खातून है और ये क्या कर रही है। और अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर ये सब चीजें करना, अपने मुलाजमों की तनख्वाहें भी जो है वो हुकूमत के जो है वो खजाने में से देना, और पर्सनल मुलाजिम रखना, और फिर पर्सनल गाड़ियां हुकूमत की तरफ से जो है वो इस्तेमाल करना। आप ये क्या समझती हैं कि ये अगर इस तरह हो रहा हो तो पिछली हुकूमतों में तो इस तरह होता रहा है ना, आपको पता है, हर कोई जो मर्जी इस्तेमाल करे। लेकिन ये पीटीआई की हुकूमत है, वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि हम अवाम के पैसे को इस्तेमाल करें ना नाजायज तौर पर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सुमेरा साहिबा कि हमेशा पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यू टर्न लेना पड़ता है अपनी हर बात पे, फिर हम कहते हैं कि यू टर्न लिया है तो फिर उस पर भी जो है वो मुखालफत होती है। मुझे ये बताइएगा कि ऐसा क्या हो जाता है, मतलब इन मोहतरमा को लगाया गया डॉक्टर साहिबा को, और उसके बाद फिर अब इनको हटा भी दिया गया, तो ये
सारी चीजें जो है वो पहले ही फैसला जो है वो सही क्यों नहीं किया जाता? हाँ, ये वैसे है, लेकिन फिर भी वो देखे ना, जब एक बंदे की चीज सामने आती है, उसके बारे में कुछ चीजें सामने आती हैं, कोई रिपोर्ट पेश होती है, फिर एक्शन लिया जाता है। अब ये पीटीआई की हुकूमत ये नहीं ना करती कि भाई हमारा बंदा है तो इसको छुपा दो, कवर कर दो, रहने दो। नहीं, पीटीआई की देखते जो बंदा करप्शन कर रहा है तो वो बस उसको निकालो, वो जैसा अब ये बेशक हमारी पार्टी का है। ठीक है, ठीक है। आप समझती हैं कि ये एक लॉयल्टी की निशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जो भी करप्शन में मुलविस पाया गया, चाहे उनका अपना बंदा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी बड़े ओहदे पे हो, उसको फौरन से जो है वो वहां से हटा दिया जाएगा? जी जी, आपको पता है इमरान खान साहब खुद करप्ट नहीं है, तो उनसे करप्शन बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनका तो नारा भी यही कि मैं करप्शन खत्म करूंगा। सही, ठीक है ना, तो वो नहीं बर्दाश्त करते। और ये हम उनके जितने भी लोग हैं दूसरी पार्टी से आए हैं, उनको वही आते हैं बिल्कुल पुराने वाली, तो वो ये समझते हैं कि हम इधर आके भी जब मीडिया शोर मचा रहा था और जब मीडिया ने ये बात की कि आप तमाम दूसरी पार्टीज के लोग अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी पार्टी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, उस वक्त भी जो है वो ये बात नहीं सुनी गई। अब देर आए दुरुस्त आए, चलें कोई बात नहीं, बाद में ही जो है वो पता चला, तो अब भी जो है वो फैसला सही लिया गया शिबली फराज साहब को, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम बाजवा साहब जो है वो अब अपना हलफ उठा चुके हैं, और उन्होंने खास तौर पे मीडिया के साथ ताउन की यकीन दहानी भी कराई है, और साथ ही साथ जो है वो हुकूमत और मीडिया के दरमियान और जो और मामलात हैं उसमें भी बेहतरी लाने की जो है वो गुंजाइश जो बाकी थी उसको पूरा करने के लिए जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे इकदाम भी जो है वो लेने के लिए यकीन दहानी करा दिया, तो ये एक अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और ये पीटीआई की बहुत अच्छी बात है कि वो हर किसी पे एक्शन जरूर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप जो है वो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, और भी इस तरह की बदतरफियाँ जो है वो सामने आ रही हैं, आने वाले वक्त में जो है वो कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि मजीद जो है वो चेंजिंग्स लाई जाएंगी और मजीद जो है वो बदतरफियाँ जो है वो की जाएंगी, तो इस हवाले से आप क्या राय रखती हैं? हाँ जी जी बिल्कुल की जाएंगी, जिसके बारे में रिपोर्ट्स और इंक्वायरीज हो रही हैं और जो सामने आएंगी सबके बारे में होगा, सब कुछ होगा, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी लगेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा साई साहिबा आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का और इस टॉपिक को जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो बात करने का। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी बात है कि अगर आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जब हम किसी भी इदारे को या किसी भी लेवल पे किसी भी सीट पर किसी शख्स को बिठाते हैं तो उसकी वैलिटी को सबसे पहले जो है वो मद्देनजर रखा जाता है कि क्या ये शख्स जो है वो इस ओहदे के लायक भी है या नहीं। अगर जहां पर इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है वहां तो मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहां पर आप उन सीटों पर ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं तो फिर मामलात ऐसे ही जो है वो सामने आते हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सईद काजी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, उनका नजरिया भी जो है वो अवामी है और अवामी बात करते हैं, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से इस बेहतरीन बात और कोई कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने सईद काजी साहब को जो है वो रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो बेशक आप 10 से 15 मिनट दे दें, लेकिन आपसे ही मैंने जो है वो प्रोग्राम में तजिया लेना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मामला जो हो रहे हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से बड़ी बातें चह मगोइयाँ सामने आ रही हैं कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए जो है वो काफी मामलात उनके सामने आए, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ये एक अच्छी चेंजिंग है? देखिए, हमारा हुक्मरान तबका जो है वो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को अपना राइट समझ के करता है। सही। और एक तसर इनमें ये पुख्ता है कि ये हुक्मरानी का जो मकसद है वो नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल, मैं किसी एक इंडिविजुअल की या फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात नहीं कर रहा, सही, मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। और ट्रेंड यही देखने में आया है कि ये एक नजरियाती या एक अवामी फलाई काम की बजाय जो सियासत है वो एक निजी कारोबारों को बढ़ाने का, अपना तबका तब्दील करने का, क्योंकि कोई कारोबार यहाँ पे है नहीं, मैशत यहाँ की है नहीं, यहाँ पे जो है वो और कोई काम है नहीं, आफियत की जिंदगी बसर करने के लिए जायज जराए जो है वो मादूम होते चले जा रहे हैं इस माशी निजाम में। लिहाजा जो ज्यादातर लोग सियासत में आते हैं वो पैसे के जरिए आते हैं, पैसे के जरिए स्टे करते हैं, पैसा बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कुछ किया या नहीं किया, नहीं सामने तो आई है ना सर बातें कि वो उनके पास जो गाड़ियां रखी हुई थी वो तो इस्लामाबाद से आगे जाने के लिए भी स्पेशल सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करती थी, फिर मुलाजिम जो रखे हुए थे उनकी तनख्वाहें भी सरकार देती थी, तो ये तो सारे नाजायज मामलात हैं कि अब नबिया इस पूरी सरकार और रियासत को चलाने के तमाम अखराजात पाकिस्तान की अवाम देती है। बिल्कुल देती है।
है, बिल्कुल देती है। डायरेक्ट टैक्सेशन से जो आप पैसा इकट्ठा करते हैं, इनकी जो बजाय जायज तनख्वाहें भी हैं, जो इनके पर्क्स हैं, बिल्कुल, जो इनकी बिजली के बिल हैं, सब कुछ, जो इनकी बीमारी की जो है इलाज है, ये सारे का सारा आवाम देती है। और ये अलग बात है कि इसको लीगल कवर इन्होंने दे रखा है, मगर ये इसलिए नाजायज है क्योंकि आइन में जो इनकी जिम्मेदारियां हैं जी, अब हमारे हवाले से, अवाम के हवाले से जी, उसको इन्होंने उज़्व मुअत्तल बना दिया है। सही। बेसिकली आइन को आज हमारी पार्लिमान ने और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने आर्टिकल 1 से लेके 40 तक जो अवाम के हकूक हैं उनको अमली तौर पर मुअत्तल कर रखा है। सही। हम तो कहते हैं जी मार्शल लॉ लगा जाओ, लाख ने आइन के साथ ये कर दिया, वो तो आई मार्शल लॉ के जरिए था, जो तो मुअत्तल करना ही था। तो आपने पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने आइन की वो शिकें 3 है, 38 है, इसके अलावा और बहुत सी शिकें हैं जो रोटी कपड़ा मकान बीमारी सबकी में इलाज की जो जमानत देती हैं, उसको आपने क्यों मुअत्तल कर रखा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि अभी तो ये बरतरफी हो चुकी है, अब इसके नताइज जो है वो मीडिया के लिए जो है वो बेहतर साबित होंगे। शिबली फराज साहब जो है वो कहते हैं कि मैं हुकूमत और मीडिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करूंगा, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखें नबिया, सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है ना जी, वो बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो हमने दरामद कर रखी हैं। सही जी, गुड गवर्नेंस। अब शिबली साहब बहुत अच्छे आदमी यकीनन होंगे, फराज शिबली साहब, मैं उनके वालिद से मेरी बड़ी साहब सलामत थी, मैं उनका बड़ा एहतराम भी करता हूँ। सही सही। बात ये है कि मसला ना शिबली साहब का है ना जनरल साहब जो रिटायर्ड आए हैं। सही है। सवाल यहाँ पे गुड गवर्नेंस का नहीं, गुड सिस्टम का है। सही। द सिस्टम इज वर्स्ट। इसमें बेमानी है अच्छे बंदे को लेके आना और बुरे बंदे को लेके आना। बिल्कुल सही। हमें ये बावर करवाया जाता है कि आपके मसाइल इसलिए खराब और नहीं हल हो रहे क्योंकि गुड गवर्नेंस नहीं है। अरे भाई, गुड गवर्नेंस का इशू नहीं है। आज गुड गवर्नेंस अमेरिका में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज एक जुलूस निकला, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहे थे बिल गेट को गिरफ्तार कर लो। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो वीडियो ठीक ही थी। सवाल ये है कि गुड गवर्नेंस तो अमेरिका में भी नहीं है, तो उसके दरामद शुदा निजाम में यहाँ पर कैसे आएगी? सही। जो बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस के आने के बाद ये तब्दीलियां करेंगे, कभी एक करेंगे कभी दूसरी करेंगे, नहीं ये था, ये बंदा गलत था, आपने बंदा ठीक लगा दिया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने। इनमें से किसी के पास हमारे मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि ये निजाम हमारे मसाइल के हल के लिए नहीं है। ये 1% लोगों की मफादात की निगहदाश्त का निजाम है। इसमें शिबली साहब आ जाए, कोई और आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा? ये जो करप्शन के चार्जेस हैं इन्हें साबित तो करो, सारे करप्शन करते हो और जो करप्शन को साबित भी नहीं होने देते, ये अपने तबके की हिफाजत करते हैं, चाहे ये किसी पार्टी में बैठे हो। अगर नवाज शरीफ की करप्शन की साबित करके उसको अंदर कर देंगे तो फिर तो प्रेसिडेंट बन जाएगा ना। कल इनको भी कोई पकड़ लेगा जो इनके पहलू में बैठ के कर रहे हैं। लिहाजा ये कभी किसी को इंशाल्लाह सजा नहीं होने देंगे। तो सर, अगर इसी तरह ये सिस्टम चलता रहा तो पाकिस्तान की अवाम तो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठकर सिर्फ ये तमाशा ही देखती रहेगी और मामलात के हल की तरफ तो हम कभी जा नहीं पाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, अवाम हमेशा हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठते। इसी मुल्क में 6 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 तक एक तहरीक भी चली थी जिसने आने वाली सियासत को बदल के रख दिया था। ये 68-69 की तहरीक, जिसके बाद पीपल्स पार्टी बनी थी। ये कोरोना के इस रिसेशन के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर जो इन्होंने पार्टियों ने इत्तेहाद कर रखा है, बेसिकली इन पार्टियों का एक खामोश इत्तेहाद है। इनके मंशूरों में कोई फर्क नहीं है। ये टीवी पे बैठ के एक दूसरे के क्या क्या नहीं कर देते, बिल्कुल ऐसे, मगर अंदर से ये एक ही तबके के मफादात की निगहदाश्त जो है इनका पेशा है बुनियादी तौर पर। मगर ये अब चलेगा नहीं और इसीलिए रियासत के बाद संजीदा हिस्से खौफजदा हैं। ये जो 2-4 रिपोर्टें निकल के आई हैं, ये चीनी की रिपोर्ट आई है, ये गंदम की आई है, ये IPP की आई है, ये खेल अब इस तरह चलेगा नहीं। सही। और इसलिए और अवाम पे, अगर अवाम के बिजली का बिल उसके घर के किराए से बढ़ जाएगा और उसके घर से आप आफियत छीन लेंगे तो फिर उसके घर में अगर आफियत नहीं रहेगी तो वो बाहर आ जाएगा। और तारीख में लोग बाहर जरूर आते हैं, भले देर बाद ही आते हों। तो ये इसी तरफ हालात को लेकर जा रहे हैं, मुझे लगता है।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو اور بھی جو ہے وہ کافی لوگ ایسے ہیں جنہیں ہٹائے جانے کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، کچھ خبریں اس طرح کی بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ مزید اور بھی لوگ ہیں جو اپنے عہدوں پر فائز ہیں لیکن وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب اگر سب کو ہٹا دیا جائے گا سر، یہ پھر وہ یو ٹرن لینے والی بات آتی ہے کہ اگر ایک بندے کو لگایا جاتا ہے، پھر اس کو کچھ دن دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کہ پاکستان کا سسٹم یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا بنیادی پرابلم کیا ہے۔ خسرو بختیار صاحب کے بارے میں یہ کہنا ہے نیب کا، اور یہ نیب کا پریس ریلیز تھا کہ ان کے اوپر کچھ 100 ارب روپے کی جو بے ضابطگی جو ہے اس کا ہے، وہ آئی پی پیز میں بھی ان کے سٹیکس ہیں، اس کے علاوہ شوگر میں بھی ان کے سٹیکس ہیں۔ آپ کے کامرس کے وزیر ہیں، ان پہ بے شمار الزامات ہیں، ان پر ایک الزام میں نہیں لگاتا، انڈیپینڈنٹ گروپ سٹیل مل کا لگاتا ہے کہ سٹیل مل کی بربادی میں مبینہ طور پر ان کا اور کچھ لوگوں کا ہاتھ تھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ندیم بابر صاحب ہیں وہ خود بجلی کا دھندا اور کاروبار کرتے ہیں اور بجلی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پولیس والا ہے وہ پولیس والا ساتھ ایک دکان بھی کھول لے تو وہ سارے اختیارات کو اپنی دکان کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب وہ لوگ اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، جن کی مثال دیتا ہوں، ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے پیارے پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر کی حیثیت سے ان کے انڈر پی آئی اے آتی تھی، آتی تھی، مگر بلو ایئر بھی وہ چلا رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ بلو ایئر کا خیال رکھیں گے یا پی آئی اے کا خیال رکھیں گے؟ اور آج دیکھ لیں پی آئی اے کا کیا حال ہے، آج تک اسٹیبل نہیں ہو سکی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں کے کاروباری طبقے نے ایک سیاسی اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ بات ہے، بالکل صحیح، یہ فنڈامنٹل ہے اس سلسلے۔ اچھا اب قانون سازی ہم کیا کریں؟ ساری پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، ہر بجٹ عوام دشمن بجٹ ہوتا ہے اور امیر دوست بجٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود امیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی دعوت دے رہے ہیں کہ عوام انٹروین کرے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو اسی آئین میں 1973 کے آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور جسے عضو معطل انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ کہتے ہیں ضیاء الحق نے آئین معطل کر دیا تھا، تو بھائی آپ نے 40ویں آرٹیکل کے بعد یہ فکرہ کیوں لکھ رکھا ہے کہ یہ پرنسپل آف پالیسی ہے، بائنڈنگ نہیں ہے آپ پہ؟ تو آپ نے تو آئین کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور وہ لیگلی آپ نے لیگلی کر رکھا ہے۔ بالکل ایسا کیا تھا جس دن اعتزاز احسن نے کھڑے ہو کے چودھری نثار علی خان کے بات کی تھی، عمران خان کا جس دن دھرنا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اعتزاز احسن کہ وہ باہر جو آئے ہیں وہ ٹھیک آئے ہیں، بالکل ٹھیک، اور نواز شریف نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنا اس کا نثار علی خان کا، یار سن لو بولنے دو، اگر وہ مطلب ہے کہ تمہیں وہ کھینچا تانی آپ کو کر رہے ہیں تو وہ اس کی بات سن لو۔ تو اصل تو یہ ہے پرابلم وہاں کہاں ہے؟ پرابلم وہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے پرابلم سالو ہونے ہیں، پارلیمان ہے، سینٹ ہے، یہ ادارے ہیں، یہ ادارے لوگوں کے ذاتی مفادات کا گڑھ بن چکے ہیں اور اس کا کوئی دوبارہ نہیں ہے۔ یہاں ریفارم اگر یہ نہیں کریں گے تو کسی دن عوام اٹھ کے انہیں مجبور کریں گے، جس طرح 68-69 میں انہوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ اب ہمارے حقوق دو، یہ اسی طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب کا بھی آنا جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ خوش آئین بس ہے اور نہیں بھی ہے، کچھ اس پر جو ہے وہ حتمی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی بڑی شخصیت کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ آپ کے معاملات یا طریقہ کار ٹھیک نہ ہو تب بھی آپ کی ڈی نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، ایسے معاملات بھی سامنے آتے ہیں؟ دیکھیے میں پھر وہی بنیادی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی غلطی، ایک نظام کی غلطی سڑتی لاش پہ آپ عطر چھڑک کے خوشبو نکال نہیں سکتے۔ شبلی صاحب، فراز شبلی صاحب، نائس، ویری نائس مین، اپنا وہ بھی بہت اچھے ہوں گے، کیا نام ہے وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم باجوہ، وہ تشریف لائے ہیں۔ مسئلہ ان کے اچھے اور برے ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس نظام کی یہ غلطی سڑتی لاش ہمارے سامنے بدبو دے رہی ہے، اس کی تجویز و تقسیم کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سر آپ کوئی تجویز دیں نا، کیا کرنا چاہیے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا سب کچھ؟ یہ نظام جہاں جو اتنا جو ہے وہ خستہ حال ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے کس طرح ریپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اتنا آسان کیسے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے گلے میں تو پھانسی کا پھندا کوئی نہیں ڈالتا، ان لوگوں کے مفادات اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں
जिस दिन से ये मुल्क पैदा हुआ है उस दिन से ये मुल्क बुरान में है। ऐसा ही है। जरदारी साहब पे कभी बुरान आया? हाँ, सही। इस मुल्क में 200-300 मिलियन डॉलर की ट्रांच ना आए तो लगता है हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। सही। कभी जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब ने, या ये जो है आपके जहांगीर तरीन साहब को प्रॉब्लम हुआ है कि बैंकरप्सी फाइल? मुझे ये बताएं, एक मुल्क जो नगर नगर एक काथा लेके घूम रहा है, उसमें ये चंद लोग किस तरीके से इतनी दौलत बना रहे हैं इसी निजाम के अंदर बैठे हुए? हस्बे तौफीक अपने अपने हिसाब से जो है वो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। नहीं, एक मुल्क की मैशत अगर इतनी बर्बाद है, इतनी बर्बाद है कि हमें हर चौथे महीने IMF के पास जाना पड़ता है, बिल्कुल। ये इनकी मैशत किसी और जगह पे है? किसी और जगह पे। इसी मुल्क में कारोबार करते हैं ना। सही कह रहे हैं। इसी मुल्क में इनकी मिलें हैं। तो ये एक मिल से 35-35 मिलें बच्चे दे रही हैं। मुल्क जो है उस पर $100 बिलियन का कर्जा चढ़ गया। सही। तो कहीं तो वारदात हो रही है ना, कहीं तो फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें पता है फ्रॉड कहाँ हो रहा है, आपको भी पता है कहाँ हो रहा है। सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने के लिए, और अपना जो है वो एज ए एनालिस्ट आप जो है आपने अपना तज्जिया भी जो है वो बहुत बेहतरीन दिया, और बताया भी कि वाकई सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मामलात और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं आएंगे। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि सिस्टम को ठीक करें, पर सिस्टम को कैसे ठीक करें? ऊपर तक लोग वो बैठे हैं जो हस्बे तौफीक जो है अपने अपने तरीके से मुल्क को जो है वो लूटने का लफ्ज इस्तेमाल करें या खाने का लफ्ज इस्तेमाल करें, बात एक ही तरफ जाती है। कान इस तरफ से पकड़ लें या इस तरफ से पकड़ लें, बात एक ही बनती है। जब तक बड़े ओहदों पर या मामलात वहां तक नहीं जाएंगे जहां एक आम आदमी की रसाई ना हो, तब तक जो है वो एक आम आदमी को इंसाफ जो है इस मुल्क से मिलने वाला नहीं है। अब अवाम को क्या करना है, ये अवाम की सोच है। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।